के ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में। मैंने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया इस टॉपिक को। आपको जस्ट लेक्चर देखना है। एक स्टोरी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और आपको ऐसा देखना है कि कोई मूवी चल रही है। याद करने की कोशिश बीच में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर आप दोबारा प्ले करके उसको याद कर लीजिएगा। मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट इंक्लूड करा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जब थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर ले उसके बाद में वो क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में वो क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। तो जरूर लगाइएगा क्वेश्चन आंसर सेट। इस लेक्चर में दोस्तों मैं आपको 5000 साल पहले से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सिंधु सभ्यता से, और आपको धीरे धीरे करके कहां तक लेकर आऊंगा, 712 ईस्वी, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा था। हम वहां तक आपको मैं स्टोरी के माध्यम से लेकर आऊंगा। दोस्तों 712 ईस्वी के बाद में मध्यकालीन भारत चालू हो जाता है और वहां से मैंने लेक्चर आपको कंप्लीट करवा रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से फोकस्ड हो जाइए। चलिए, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आज से 5000 साल पहले की। जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है कौन सी? सिंधु हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते थे। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई कैसे, पता कैसे चला इसके बारे में। 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा। और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि जब इन दो नगरों के बारे में पता चला उसके बाद में जो उत्खनन का काम चालू हुआ, खोदने का काम चालू हुआ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार उत्खनन का खुदाई का काम चालू हुआ। इस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ओके। हड़प्पा जो शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। जबकि मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई जिससे इस सभ्यता के बारे में अनुमान लगाया गया। क्या लगाया गया? देखिए तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो कौन सा था? धान्यागार था। तो हमको ये नाम याद रखना है। आगे देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ के बारे में भी पता चला जो कि कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसके बारे में पता चला। आगे देखिए दोस्तों, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? कृषि और पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो वहां पर सभी धातुओं के अवशेष मिले बट लोहे के अवशेष नहीं मिले। तो इससे प्रूफ होता है कि सिंधु सभ्यता में अभी तक यहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। ओके। वो खेती किया करते थे तो वो खेती के लिए जो हल यूज करते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया? कपास का उत्पादन किया। ओके। देखा जाए कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ तो एग्जैक्टली में इस बात का अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि सिंधु सभ्यता का अंत सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से हुआ है कि वहां पर अकाल पड़ने की वजह से हुआ है। इस बात का अभी तक प्रूफ नहीं मिल पाया है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो चलिए हमारी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। ये हमने बात करी आज से 5000 साल पहले की। उसके बाद समय निकलता गया। भारत में सबसे पहले ईरान के देश के लोगों ने प्रवेश करा जो कि क्या कहलाए? आर्यंस कहलाए। इन आर्यंस ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। ये बात हो रही है दोस्तों आज से 3200 साल पहले की बात हो रही है। ओके। तो इन आर्यंस ने अपना शासन स्थापित कर लिया और इनके द्वारा जो सभ्यता बनी थी वो क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। क्या कहलाई दोस्तों? वैदिक सभ्यता कहलाई। अब वैदिक सभ्यता के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिए। वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। लोहे से बने उपकरण वैदिक सभ्यता में प्राप्त हुए
इसका मतलब यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। घोड़ा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पशु था। ये आर्यंस अस्त्र-शस्त्र और कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आपको चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले नगरीय सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, सिंधु सभ्यता जिसका अंत हुआ, उसके बाद में क्या आई, वैदिक सभ्यता आई, मतलब एक ग्रामीण सभ्यता आई। और धीरे-धीरे वापस से हम कहाँ पर शिफ्ट हुए, नगरीय सभ्यता की तरफ शिफ्ट हुए। और भारत को 16 महाजनपदों में बाँट दिया गया। अब ये 16 महाजनपद मतलब 16 राज्यों में भारत को बाँट दिया गया। कौन-कौन से? मगध, अंग, काशी, कौशल, वज्जी, मल्लल, जेदी, वत्स, ये 16 राज्य हैं। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन-सा था? मगध राज्य था। ओके? और सबसे बड़े राज्य की बात की जाए, तो सबसे बड़ा राज्य कौन-सा था? अवंतिका राज्य था, उज्जैनी। एमपीपीएससी में क्वेश्चन बनता है ये वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब बात आती है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मगध जो था, वो सबसे शक्तिशाली था, तो ऐसा क्यों? इसका कारण ये था कि मगध जो राज्य था, इसके दोनों ओर नदी बहती थी। इस वजह से यहाँ की भूमि जो थी काफ़ी उपजाऊ थी और कृषि योग्य भूमि थी। एग्रीकल्चर यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता था। इस वजह से ये राज्य जो था, अपने आप में सक्षम राज्य था और काफ़ी मजबूत राज्य था। और दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी जो है, वो देखिए मैप में आपको क्लियर हो रहा होगा, मगध के पास से बिल्कुल होती हुई निकल रही है। देखिए विंध्याचल श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है? देखिए जंगल एरिया होता है पूरा। तो मगध जो ऐसा राज्य था, उनको लकड़ियाँ जो थी, वो अच्छी खासी प्राप्त हो जाती करती थी जंगलों से। और यहाँ के जानवर जो थे जंगल के, उनको वो अपने युद्ध में उपयोग किया करते थे। हाथियों का पहली बार युद्ध में उपयोग किस राज्य ने किया था? मगध राज्य ने ही उपयोग किया था इनका। ठीक है? ये 2015 एसएससी का क्वेश्चन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मगध जो राज्य था, वो काफ़ी शक्तिशाली राज्य था। और दोस्तों हमारा जो प्राचीन इतिहास है, वो पूरा मगध के आस-पास घूमेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ पर बहुत सारे राजा आए, अलग-अलग राजा आए। इन राजाओं का क्या उद्देश्य था? ये जो 16 महाजनपद के बारे में आप देख रहे हैं, इन 16 महाजनपदों पर कब्जा करना। और सिर्फ एक ही ऐसा राजा था, जिसने 16 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था, वो कौन था? सम्राट अशोक। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और सुनिए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? देखिए, अंगूर है। कौन सा है? अंगूर। इसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रिक थी। जो बौद्ध ग्रंथ था उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा अंगूर वाली इमेज। अब जब भी एग्जाम में अगर ऐसा आएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में किया है, तो वो किसमें किया है? अंगूर में किया है। हमको ऐसे ध्यान रखना है, किसमें किया है? अंगूर में किया है। और अंगूर से हम आसानी से पहुंच जाएंगे अंगुत्तर निकाय तक और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम मगध महाजनपद की, कि कौन कौन से राजवंश यहाँ पर आए, किन किन राजाओं ने राज करा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? और कौन कौन से वंश इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। और मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी जो थी वो कौन थी? गिरिब्रज थी, राजगृह थी। क्या थी? गिरिब्रज राजगृह थी मगध की सबसे प्राचीन राजधानी। मगध पर सबसे पहले बिंबसार आए। बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी। किसकी करी? हर्यक वंश की स्थापना करी।